सभी छात्रों का देव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण का चौथा पार्ट और चौथे पार्ट के अंतर्गत आज हम संधि की बात करेंगे। मैं इतना जानता हूं कि इस वीडियो को जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं उसमें से 80% व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें संधि की नॉलेज पूरी तरह नहीं होगी भी तो डाउटफुल होगी। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप संधि की इस पार्ट को कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इसने आसान तरीके से हम आपको बताने वाले, सारी संधि क्लियर हो जाएगी और आज के बाद आप सारे शब्दों में, सारी संधियों में पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते हुए हमारे ऑनलाइन क्लासों का प्रोत्साहन करिए। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा हमारे लिए। देखिए, संधि क्या होता है? संधि एक तरीके से जोड़ होता है। तो इसमें क्या है, अति समीप आए हुए दो वर्णों को, दो शब्दों को भी हम कहते सकते हैं, छोटे छोटे वर्ण का मतलब दो छोटे शब्दों को, अति समीप आए हुए दो वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखिए नीचे, अधिक और अधिक, एक तरीके के ये दो शब्द आ गए तो ये क्या हो गया? अधिकाधिक। चर और अचर आ गए तो क्या हो गया? चराचर। इसी तरह के दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। तीन भेद में सबसे पहले स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो हम इसमें से पहले भाग की बात करेंगे आज, स्वर संधि की, और इसके बाद में व्यंजन संधि होगी और इसके बाद में आपकी होगी विसर्ग संधि। तीनों संधि हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये वीडियो आपको पूरा देखना, कोई स्किप नहीं करना है। इसमें देखिए, स्वरों का स्वरों के साथ, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो स्वरों में परिवर्तन होता है, मतलब सभी जगह स्वर ही स्वर होंगे, तो वहां पर क्या होगा? स्वर संधि कहलाएगी। स्वर संधि में सबसे पहले होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में देखिएगा, छोटा आ बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा, छोटा बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा, और ये जो चार शब्द हैं इससे जो परे होंगे क्रमशः, जैसे बड़ा आ बड़ी छोटी छोटा ऊ, ये शब्द आ जाते हैं तो ये आपस में मिलकर इस तरह के शब्द बनाते हैं। बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये सब हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे? अभी इसमें समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम इसको यहाँ समझते हैं। इसको छोड़िए, यहाँ देखिए नीचे, यदि छोटा आ और छोटा आ, मतलब दोनों जगह यदि छोटा आ जाता है तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। जैसे देखिएगा, अधिक, अधिक में पहले क्या मिल रहा है? छोटा आ मिल रहा है, और फिर से क्या आ गया? अधिक। आ और आ मिलके क्या बन गया? बड़ा बन गया। तो जब इसका मेल होगा तो ये क्या बन गया? अधिकाधिक। अब अधिकाधिक में देखिए जो का है, जब आप इसको बोलेंगे तो बड़ा आ का उच्चारण होगा। अधिकाधिक हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? बड़ा आ का उच्चारण होगा। अब इसमें देख लीजिए, चा, चा को बोलकर देखिए, चर, चर में और अचर में, इसमें दोनों जगह क्या हो गया? चर और अचर दोनों में आपका छोटा छोटा मिल रहा है तो ये बन जाएगा बड़ा आ। चा को बोलेंगे तो चा जब बोलेंगे तो आ निकलेगा। और अचर, अचर के देखिए प्रारंभ में भी आ दिया गया है तो चराचर, चराचर, तो इसमें बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जब रा का उच्चारण होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे दीक्षा, दीक्षा, इसमें बड़ा का उच्चारण हो रहा है दीक्षा में, और अंत, अंत में छोटा का हो रहा है, तो बड़ा और छोटा मिलकर ये भी देखिए दीक्षांत, यहाँ पे भी बड़ा का उच्चारण हो जाएगा। इसी तरह धर्म और अर्थ, धर्म जब आप बोलेंगे तो यहाँ पे आ आता है, ये भी आ मिलकर क्या हो गया? बड़ा। धर्मार्थ, जब मार्थ बोलेंगे तो यहाँ पे बड़ा आ का उच्चारण जरूर होगा। तो ऐसे शब्द जहाँ पर छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, वहां पर कैसी संधि होगी? आपकी दीर्घ संधि होगी। अब इसमें अगला देख लीजिए, यदि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि ही होगी। जैसे गुरुधन उपदेश, गुरु, जब आपने गुरु बोला तो छोटा ऊ निकला, और उपदेश बोला तो इसका प्रारंभ में छोटा ऊ निकला, तो छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ। तो यहाँ पर क्या बना? गुरुपदेश। अब आप जब इसको बोलेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा शब्द बन जाएगा, गुरुपदेश। भू ऊर्ध्व,
भू, जब आप भू बोलेंगे तो छोटा ऊ निकलेगा। ऊर्ध, ऊर्ध में भी देखिए छोटा ऊ निकल रहा है, ये जाके बन जाएगा बड़ा ऊ, तो भूर्ध हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर देख लीजिए, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाते हैं, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं। मतलब अगर सेम शब्द होंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा, अगर डिफरेंट होंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। तो इस तरह के कोई भी शब्द मिले जहाँ पर छोटा ऊ हो, या छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, या फिर बड़ा ऊ छोटा ऊ हो, या फिर दोनों बड़ा ऊ हो, तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। किसी भी शब्द को देख लीजिए, वधु, वधु जब बोलेंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा है। अब ऊर्जा, ऊर्जा में भी क्या है, बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, वधूर्जा। अब लघु, देखिए लघु में छोटा ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ मिलकर लघुर में, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, छोटा ऊ मिल जाए, या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल जाए, या बड़ा ऊ छोटा ऊ मिल जाए, या फिर दोनों बड़ा ऊ मिल जाए, मतलब ऊ की कोई भी श्रृंखला मिलेगी आपको बड़ा ऊ ही बनेगा। अगला, ये अपने ऋषि में पढ़ा होगा रेर को, ये आपका ये दोनों मिलते हैं तो भी वही बनता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। पितृधन रदि, पितृधि या पितृधन ऋण, पितृण, इस तरह के शब्द बन जाएंगे इसमें। यड़ संधि में क्या होता है, देखिए यड़ संधि में होता है छोटा ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋ से परे कोई अस्वर स्वर हो तो इसको ये हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए, छोटा ई और बड़ी ई, छोटा ई बड़ी ई के साथ में यदि कोई विजातीय स्वर मिल जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, या बन जाता है। छोटा ई बड़ी ई, ये आपके पहले उसमें मिल जाए और दूसरे में कोई स्वर मिल जाए, कोई भी स्वर मिल जाएगा जो विजातीय होगा, वहां पर आपका यह बन जाएगा। जैसे अतिधन आवश्यक, अति में छोटा ई मिला, आवश्यक में आ मिला, तो ये क्या बन गया, या बन गया। तो अत्याश्वक, अतिधन अल्प, अत्यल्प हो गया। अभिधन आगत, अभी छोटा ई, ठीक है, आगत में बड़ा आ, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभ्यागत, ये सारे या बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों को बनाने का तरीका। यहाँ पर भी कैसी संधि होगी, दीर्घ संधि। इनको आप लिख सकते हैं, ये जो शब्द हैं इनको आप लिख सकते हैं, इनको आप लिखिए, लिखने से ये चीजें याद होंगी। अगला है, कहीं पर भी छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल जाए फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में कोई भी विजातीय स्वर मिल जाए। पहले हम सेम शब्दों की बात कर रहे थे, यहाँ पे विपरीत शब्दों की बात हो रही है। पहले सेम शब्द, छोटा ऊ हो सकता है, छोटा ऊ बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विजातीय स्वर मिलेगा। तो छोटा ऊ में देखिए आ मिल गया, ये अनु में ऊ हो गया, और विजातीय स्वर में देखिए आ मिल गया, तो ये अन्वय हो गया। गुरुधन आज्ञा, गुरुवाज्ञा हो गया। इस तरह के जो शब्द मिलेंगे तो आप इसको नोट करिएगा, ये आपका बन जाएगा। इसी तरह आपको इनको भी सभी को सीखना। गुण, अगला है गुण संधि। इसी में तीसरा, यहाँ पे दूसरा हमने बता दिया था जड़ संधि है। स्वर संधि के जो 3 भाग थे, दीर्घ संधि थी, यहाँ पर जड़ संधि, जहाँ पर आपका दीर्घ संधि होती है वहां पर सेम शब्द मिलते हैं। जड़ संधि में क्या होता है, एक विजातीय स्वर होता है और एक आपका सेम स्वर भी हो सकते हैं। और गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में छोटा बड़ा ये शब्द पहले मिलेंगे, और सेकंड पार्ट में आपको ई और बड़ी ये शब्द अगर मिलता है तो आपकी गुण संधि हो जाएगी। और दीर्घ संधि, गुण संधि और जड़ संधि, ये तीनों संधियां आपकी दीर्घ संधि के अंतर्गत आती हैं। जो इसके 5 प्रकार थे, इसके हमने आपको 3 प्रकार अभी बता दिए। अब आगे चलते हैं। अगला वृद्धि संधि है, चौथा नंबर। 3 हमने बता दिए। वृद्धि संधि में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में छोटा बड़ा कुछ भी मिल जाए, और सेकेंड पार्ट में आपका ए और आए, या फिर ओ आओ मिल जाए, ए आए मिल जाए, ओ आओ मिल जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? वृद्धि संधि। मतलब फर्स्ट पार्ट में तो छोटा बड़ा ही मिलेगा, लेकिन सेकंड पार्ट में ए आए ओ आओ में से कुछ भी मिल सकता है। उस कंडीशन में आपकी कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। जैसे आप इसको बोल के देखें, तथा धन एवं, तथय हो जाएगा, तथा धन एवं तदय हो जाएगा, सतधन एवं सदय हो जाएगा, मत धन एक मत एक हो जाएगा, लोक धन एसड़ा लोक कैसड़ा हो जाएगा। ये आपके वृद्धि संधि के उदाहरण है। अब लास्ट और अंतिम संधि है दीर्घ के अंतर्गत की अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? ए आए ओ आओ, इसके आगे यदि इसके भिन्न स्वर भी मिल जाते हैं, इसके भिन्न स्वर मिलते हैं तो क्या बन जाएगा? औ बन सकता है और औ बन सकता है। तो देखिए अयादि में क्या क्या है? ए फर्स्ट पार्ट में होगा, आए फर्स्ट पार्ट, ए आए ओ आओ, ध्यान दीजिए, ए आए ओ आओ ये पहले मिलेंगे, ए आए ओ आओ ये पहले मिलेंगे, और बाद में आपको कोई भी स्वर मिल सकता है। जब कोई भी स्वर मिल सकता है तो यदि ए के साथ में मिलेगा तो आए हो जाएगा, आए के साथ मिलेगा तो आए हो जाएगा, ओ के साथ मिलेगा तो औ हो जाएगा, औ के साथ मिलेगा तो आओ हो जाएगा। तो इनसे बनने वाले शब्द हैं, जैसे चे धन अन है, अन का मतलब आ मिल गया तो क्या हो गया? चे धन अन बराबर चयन, निधन अन बराबर नयन। इस तरह ए के साथ में कोई स्वर मिला तो ये आय हो जाएगा। जैसे गए धन अक तो ये हो जाएगा गायक, नय धन अक नायक हो जाएगा। तो ये शब्द आपने सीखे होंगे। दीर्घ संधि मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, अब ये भूलने वाली नहीं है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अगला है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत धन चारण, उत धन चारण। तो इसमें देखिए एक पार्ट में आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वर की उत्पत्ति हो रही है उस व्यंजन के साथ में। जैसे लिखा भी इसमें, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस तरह के अगर कोई शब्द आपको मिलते हैं तो यहाँ पे आपको व्यंजन संधि हो जाएगी। और लास्ट में आपको विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि को हम देख लेते हैं। व्यंजन संधि अपने कुछ शब्द इसके भी देख लेते हैं। जैसे देखिए समधन वाद संवाद हो गया, पोषधन अन्न पोषण हो गया। मतलब इसमें उस तरह के शब्द नहीं मिलेंगे जो दीर्घ संधि में मिल रहे थे, उस तरह के शब्द इसमें नहीं आते हैं, तो ये आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अब विसर्ग संधि थोड़ा सा ही संस्कृत से मिलते जुलते शब्द होते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे अब ध्यान, विसर्ग के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी आपको संस्कृत जैसे शब्द मिल गए, जैसे कहीं पर आपको आहा शब्द मिल जाए, देखिए सभी जगह मनः, अधा, मनः, मनः, निर, दू, नी, दू, इसमें सभी जगह देखिए बिंदी लगी हुई है। अभी आपको शायद दिख ना रहा हो, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, आप और भी बड़ा कर देते, थोड़ा सा पहचानने में आसानी रहेगी। देखिए इन सभी में ये बिंदी रखा हुआ, मनाह में रखा हुआ है, आधा में रखा है, मनाह में रखा है। तो जहाँ पर भी आपको ये बिंदी वाले शब्द मिल जाते हैं, यहाँ पे बिंदियाँ लगी होंगी, ये संस्कृत से जुड़ते हुए शब्द होते हैं। और इनसे जो नया शब्द तैयार हो तो उसमें आपकी बिंदी नहीं लगी होगी। जैसे मनाधन अनुकूल तो है, लेकिन यहाँ पे मनोनुकूल हो गया। जैसे यहाँ पर निर्धन रोग तो है, रा के नीचे हलंत लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर निरोग हो गए। यहाँ पर दुर्धन गुड़ है, यहाँ पर दुर्गुण हो गया। यदि कभी भी इस तरह के शब्द आपको दिखाई देते हैं तो ये मान के चलिएगा ये आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत आएंगे, ये आपके आसानी से पहचाने जा सकते हैं। कुछ शब्द और भी हैं, दूधन कर्म, दुष्कर्म, निधन कपट, ये देखिए सारे संस्कृत जैसे शब्द हैं। तो मुझे उम्मीद है कि विसर्ग संधि तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जहां पर संस्कृत जैसे शब्द आपको दिखाई दें उच्चारण करने पे, वो आपके विसर्ग संधि वाले शब्द होते हैं। और जहां आपको व्यंजन संधि होगी वहां आपके ऑटोमेटिक पहचान में आ जाएगी, क्योंकि व्यंजन में दोनों पार्ट में व्यंजन जैसे शब्द दिखाई देंगे। और जो स्वर संधि होती है उसके 5 भाग होते हैं, जो मैंने आपको बताया, वो 5 आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम संधि का पार्ट यहीं समाप्त करेंगे और अगले पार्ट में हम समास की चर्चा करेंगे और इसको विशेष रूप से देखेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन ये वीडियो समाप्त नहीं है। इन चीज़ों को आप सीखने के बाद में इनका
अभ्यास करने का प्रयास करिएगा। कोई चीज़ नहीं बनती है, कोई डाउटफुल चीज़ें हैं, उनको आप हमारे साथ शेयर करिए, एक अच्छा सा कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करते हुए सभी मित्रों को आप शेयर भी करिए। धन्यवाद।